हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो इस वीडियो में हम आज क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2। तो यहां पर 2 ब्रैकेट्स गिवन है और दोनों ही ब्रैकेट्स में 2 टर्म्स हैं। तो हमें यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट के टर्म्स जो हैं उनसे सेकंड ब्रैकेट के टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है 3, पहले उससे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर इसका सेकंड टर्म है प्लस अंडर रूट 3। प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट को 2 प्लस अंडर रूट 2 को। तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। सो 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 3 2 जा 6 प्लस फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 को, 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगेन इस ब्रैकेट को। सो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 2 अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे। तो दोनों ही इरेशनल नंबर हैं तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 होगा प्लस अंडर रूट 6। पहले साइन चेक करते हैं, फिर उसके जो नंबर हैं इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको चेक करते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, इसमें कोई भी टर्म्स लाइक नहीं है, सेम नहीं है, तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई ऑपरेशन यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका यही आंसर होगा, क्योंकि इससे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। अब इसका सेकंड पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 3। तो आई होप आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज याद होंगी जूनियर क्लासेस की, जहां पर कि इस तरह के कुछ टर्म्स दिए रहते हैं जिसमें कि फर्स्ट 2 टर्म्स प्लस में होते हैं और सेकंड ब्रैकेट में टर्म्स माइनस में होते हैं। तो यहां पर हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, वो आइडेंटिटी है यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्चुअली हमारे सम्स को इजी बनाने के लिए, डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए होती है। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर 2 सेम टर्म्स होते हैं और वो एक बार प्लस में होते हैं एक बार माइनस में होते हैं। तो जब उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर के इक्वल ये आता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, दोनों ही ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म भी सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है। तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो यहां पर हम ये आइडेंटिटी यूज इसमें कर सकते हैं। सो 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म है इसका 3, सो 3 स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी क्या थी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म है इसका अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 जा 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। सो 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। तो इसका आंसर होगा 6। इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। पहले 3 से मल्टीप्लाई करते इस ब्रैकेट को और फिर प्लस अंडर रूट 3 से भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते और फिर उसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड कर सकते थे। लेकिन आइडेंटिटी किस लिए होती है? मैथ्स में आइडेंटिटी होती है कि आपके सम को इजी बनाने के लिए और डायरेक्ट उसको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए और करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो इसका आप देखिए थर्ड पार्ट है
थर्ड पार्ट है √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। इस टाइप की भी आइडेंटिटी आपने प्रीवियस क्लास में याद की होगी, पढ़ी होगी। तो जब टू टर्म्स होते हैं और प्लस में और उनका होल स्क्वायर होता है, तो यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। टू टर्म्स और वो प्लस में दिए हो और उनका होल स्क्वायर हो, तो वो होता है फिर वहां पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स, ट्वाइस ऑफ a टू b टू ab। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम इस तरह से आइडेंटिटी अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है इसका √5 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म है √2, तो √2 का स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म है √5 मल्टीप्लाई √2, सो √5 का स्क्वायर होगा √25 और √25 की वैल्यू होती है 5 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा √4 और √4 की वैल्यू होती है 2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 √10। तो इसका आंसर होगा ये, क्योंकि रेशनल नंबर है दोनों तो इनको ऐड किया जा सकता है। 5 प्लस 2 7 प्लस ये इरेशनल नंबर है 2 √10, इसको हम इसके साथ में ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसी गलती मत कर लेना कि 7 प्लस 2 9 √10 लिख दो, इसको वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर रेशनल इरेशनल में ऐड नहीं होते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है इसका √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2। तो ये पार्ट्स भी बिल्कुल सेकंड पार्ट के जैसा है, उसमें भी सेम टर्म्स थे, एक बार प्लस में थे एक बार माइनस में थे, तो यहां पर भी वो सेम आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम प्लस माइनस पहले बाद लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि एक बार जो सेम टर्म्स हैं एक बार प्लस में होने चाहिए, एक बार माइनस में होने चाहिए और उनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो उस केस में हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो यहां पर √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2, तो ये इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म क्या है इसका √5 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म है इसका √2, तो √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 25 होता है, √25 की वैल्यू होती है 5 और माइनस √2 का स्क्वायर √4 होगा और √4 की वैल्यू होती है 2। सो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आंसर। तो ये था सिंप्लीफिकेशन कुछ एक्सप्रेशंस का जो सेकंड क्वेश्चन में गिवन थे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द circumference c of a circle to its diameter d, so that is pi equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो यहां इस क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस c है, डायमीटर d है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, circumference of a circle equals to
पाई इंटू डायमीटर होता है, पाई इंटू डायमीटर होता है, या सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डी होता है। अब ये जो रिलेशन है इसको यहां पर शो किया गया है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर। तो यहां से अगर इस रिलेशन से हम पाई को फाइंड करें तो पाई इक्वल्स टू होगा C अपॉन डी। यू नो पाई इज रैशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर, और अगर कोई भी नंबर P अपॉन क्यू की फॉर्म में गिवन है, जैसे यहां पर C अपॉन डी है, तो ये किस फॉर्म में है? P अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो कोई भी नंबर अगर P अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है तो वो रैशनल नंबर होता है, ये हमने पढ़ा था। बट वो कब रैशनल नंबर होता है? अगर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि उसका सरकमफ्रेंस और D इंटीजर है या नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि इसका C और D इरेशनल भी हो सकता है, या फिर C इरेशनल और D रैशनल हो सकता है, या फिर C रैशनल और D इरेशनल हो सकता है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है। अब क्वेश्चन में करना क्या है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है कि अगर ये नंबर C अपॉन डी की फॉर्म में है या P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि C अपॉन डी या P अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई नंबर होता है तो वो रैशनल नंबर होता है। तो उस केस में पाई रैशनल है और C अपॉन डी रैशनल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट C अपॉन डी का यहां मेंशन नहीं किया गया है कि ये इंटीजर्स है। तो अगर हम इस कंट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उस केस में C या D में से कोई एक या दोनों, मे बी C और D, C और D मे बी इरेशनल, अभी हमने रैशनल इरेशनल के जो ऑपरेशंस हैं वो स्टडी किए हैं इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। तो अगर एक रैशनल है और एक नंबर इरेशनल है तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन इरेशनल होता है, और इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तब भी वो इरेशनल पॉसिबल हो सकता है। तो उस केस में ये C अपॉन डी जो है इसमें या तो C इरेशनल होगा या D इरेशनल होगा या फिर दोनों इरेशनल होंगे। तो अगर ये दोनों इरेशनल है या दोनों में से एक इरेशनल है तो फिर ये पाई के इक्वल हो सकता है, बिकॉज पाई इरेशनल है। तो उस केस में फिर ये इसका पाई जो है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के इक्वल हो सकता है। तो यहां पर C और D मे बी इरेशनल और बोथ may be irrational, then it contradict the fact that pi is equals to C upon D। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इसका सॉल्यूशन आना चाहिए कि ये कैसे हम इसके जो कंट्राडिक्शन है उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए ये C अपॉन डी जो है इसमें इंटीजर मेंशन नहीं है, तो इस केस में ये इरेशनल हो सकता है, C इरेशनल हो सकता है, D इरेशनल हो सकता है, या दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं। तो इसके दोनों या किसी एक के इरेशनल होने से पाई इक्वल्स टू C अपॉन डी पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो कंट्राडिक्शन है वो क्लियर हो गया।
So thanks for watching this video.